आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। आइए स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं 2022, और इसीलिए भारत विकास परिषद भारत सरकार के लक्ष्यों पर, मोटो पर, आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के 75 ईयर कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में 75 एपिसोड लेकर आया है, जो भारत दर्शन और भारत की जानकारी देंगे। अभी तक हमने 9 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं, और ये सीरीज आज आप देख रहे हैं, भारत दर्शन, भारत को जानो। 11 डेज सीरीज 21 नवंबर 2021 को कंप्लीट होगी। हमने अभी तक इन एडिशन टू भारत को जानो NEP 2020, आप श्रेष्ठ है गीता ज्ञान, भारतीय नृत्य कला दर्शन, थ्रेट्स टू इंडिया सॉवरेनिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, और भी कई CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग सब्जेक्ट पर आपको लेकर आए हैं। रिसेंटली हमने जो 2 एपिसोड किए हैं इस 11 डेज फेस्टिवल में, भारतीय धर्म और धर्मस्थल, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ललित कलाएं। ललित कलाएं चाहे वो नृत्य की हो, या गायन की हो, या यंत्र की हो, या संगीत की हो, या ललित कलाओं में सम्मिलित प्रतिष्ठित आर्टिस्ट, एक्सपर्ट, जाने माने कलाकार, वो जानकारी आज हम लेकर आएंगे। और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है भारत को जानो, पब्लिकेशन ऑफ भारत विकास परिषद, www.bvpindia.com। तो आइए चलते हैं आज की इस कड़ी ललित कलाओं में। मुझे आप देख सकते हैं विकास मित्र, भारत विकास परिषद का एक एक्टिव मेंबर, राम लक्ष्मण नौलखा। और आज का ये प्रोग्राम प्रेजेंटेशन है भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत की ओर से, और मैं आज के इस प्रोग्राम को एजुकेशन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार कन्वेनर श्री राम लक्ष्मण नौलखा। तो हैं आप सब रेडी हमारे सवालों का जवाब जानने और समझने और जवाब देने के लिए? तो आजादी का अमृत महोत्सव सीरीज नंबर 10/75। सबसे पहला सवाल है आज, भारत में संगीत की 2 महत्वपूर्ण शैलियां कौन सी है? हमारे साथ मौजूद है हमारे आज स्टूडियो में आर्टिस्ट सिंगर मंजू जी नौलखा। वो ललित कलाओं के क्षेत्र से भी हैं और उन्होंने अपनी रुचि दिखाई, तो आइए उन्हीं के साथ ये कन्वर्सेशन होगा हमारा। पहला सवाल था हमारा, भारत में संगीत की 2 महत्वपूर्ण शैलियां कौन सी है? तो आपने जवाब दिया हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक, राइट आंसर। दूसरा सवाल है, किस वेद की ऋचाएं संगीत से संबंधित है? किस वेद की ऋचाएं संगीत से संबंधित है? आपने जवाब दिया सामवेद। सामवेद में जो ऋचाएं हैं, ऋचाएं का मतलब होता है, एज आई अंडरस्टैंड,
उनकी पंक्तियां, उनकी लेखन, उनकी स्क्रिप्ट, उनके उनके कहने का एक तरीका, वो सामवेद में संगीत से संबंधित है। तीसरा सवाल है, गायक तानसेन और बैजू बावरा के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास जी, राइट आंसर। मियाँ की मल्हार, दरबार कान्हड़ा और मियाँ की चौड़ी राग का निर्माण किसने किया? तानसेन जी। पांचवा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नृत्य के क्षेत्र के हर एक सुनने वाले को ये समझना, सोचना चाहिए, जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। भरतनाट्यम नृत्य शैली का स्रोत क्या है? सवाल फिर से, भरतनाट्यम नृत्य शैली का स्रोत क्या है? यस, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, बिल्कुल राइट आंसर आपका। कौन सी नृत्य शैली राज दरबारों में विकसित हुई? राज दरबार यानी पुराने जमानों में राज दरबार। कथक क्या होती है? कथक एक तरह का नृत्य है, राज दरबारों में किया जाता है, जिसमें जो उंगलियों पर जो पकड़ के जो कुछ विस्तृत जानकारी हम और कभी आपको देंगे भरतनाट्यम और कथक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं कुछ सवाल। तमाशा किस प्रदेश में खेला जाता है? भवई किस प्रदेश की कला है? भवई गुजरात आंसर है। नौटंकी किस देश की कला है, किस प्रदेश की कला है? राइट आंसर। मार्च किस प्रदेश की कला है? मध्य प्रदेश की। ये जो विभिन्न कलाओं के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये लोक कलाएं हैं, अलग अलग एरिया में, अलग अलग रीजन में, देश के प्रदेश के में ये बजाई जाती है या गाई जाती है या गीत गाए जाते हैं या प्रस्तुतिकरण किए जाते हैं। ख्याल किस प्रदेश की कला है? राजस्थान। नकल किस प्रदेश की कला है? पंजाब। भांड पाथर किस प्रदेश की कला है? कश्मीर। अंकिया नाट किस प्रदेश की कला है? अंकिया नाट का राइट आंसर है असम। रासलीला व रामलीला, ध्यान से सुने, आप पहले सवाल सुने और फिर आंसर दें। मैंने जो आंसर पूछा है, रासलीला व रामलीला किस प्रदेश की कला है? यूपी का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। आप आंसर सही दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने भारत को जाना पुस्तक को हमने पढ़ाई करने का एक मन में संकल्प लिया है, क्योंकि आपका जो दृष्टि है कि आपकी हिम्मत या आपकी सोच को देखते हम भी जाग चुके हैं और जानना चाहते हैं भारत को। बहुत अच्छा आपका सोच है मंजू जी, और आप क्योंकि कला क्षेत्र से हैं तो आपको ये जानकारी है भी और होनी भी चाहिए, और नहीं है तो आपको ये जानकारी स्प्रेड भी करना चाहिए। भांगड़ा किस प्रदेश का नृत्य है? पंजाब का। डांडिया रास किस प्रदेश? गुजरात का। पहले हम क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। गणगौर किस प्रदेश का नृत्य है? राजस्थान। गणगौर में क्या होता है, कुछ आप जानकारी दे सकते हैं मुझे? गणगौर में लेडी 16 दिन का ही त्योहार रहता है। पूरी आवाज से बोले। गणगौर 16 दिन का पर त्योहार रहता है, तो राजस्थानी लेडीज मनाती है, वो अपने पति के लिए पूजा करती है। गणगौर की कोई लाइन आपको याद है? आते हैं गीत आते हैं, कभी सुनाएंगे। गरबा किस प्रदेश का नृत्य है? गुजरात। झूलन लीला किस प्रदेश का नृत्य है?
राजस्थान की होनी चाहिए, पूरा कंफर्म है। राजस्थान है, सही है। अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है? अभी हम आ रहे हैं वाद्य यंत्र। वैसे सच्ची बात तो ये है कि जो वाद्य यंत्र का यहाँ आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने भी कभी देखा नहीं है या समझा नहीं है, लेकिन जो वाद्य यंत्र का नाम बताया गया है यहाँ पे करेक्ट आंसर में, सुर बहार। तो हम देखेंगे। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? शहनाई, क्योंकि बहुत बार नाम आता है बिस्मिल्लाह। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य के कलाकार हैं? एस बालाचंद्र किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? एस बालाचंद्र वीणा के। एक बहुत अच्छी कलाकारा, अदाकारा, बहुत ही पुराने जमाने, जिनको मैं बहुत बार रेडियो एफएम पे सुनता हूँ, जिनके इंटरव्यूज और जिनके बातें, उनका नाम ले रहा हूँ मैं। बेगम अख्तर कला की किस विधा की कलाकार थी? बेगम अख्तर का नाम यंग जनरेशन में तो सुना ही नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने भी सुना है या उनके इंटरव्यूज या उनके प्रेजेंटेशंस या उनकी गजलें अगर आपने कभी सुनी हो, उनका अंदाज होता है एक बात करने का। गजल गायकी आप अगर गजल के शौकीन हैं तो जरूर गजल गायकी उनकी बहुत ही शब्दों में बहुत ही रस है और बहुत ही एक मतलब मन को मोहने वाली उनकी तरीका है बात करने का। सचिन देव वर्मन किस प्रदेश से संबंधित रखते हैं? त्रिपुरा से। अब क्योंकि आप खुद संगीत और गायन की कलाकारा हैं तो आपसे कुछ हम सवाल करेंगे राग के बारे में, लेकिन आप पहले सवाल हमारा पूरा सुनिए, हमारी देखने वाले ऑडियंस को भी पूरा सुनने दीजिए और उसके बाद आप अच्छे ढंग से जवाब दीजिए, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। सवाल है, राग तोड़ी व ललित, राग तोड़ी व ललित इनके किस प्रहर के राग हैं? वैसे राग होती क्या है? राग ऐसी होती कि हर राग में पर्टिकुलर कुछ सुरों का कॉम्बिनेशन होता है, तो उससे जो फील आता है वो उसी समय के लिए आता है, तो उससे कनेक्टेड है। हम कोई भी राग के समय सुनना पसंद करते हैं, वो अपने आप सुरों के कॉम्बिनेशन से आ जाता है। तो सुबह के समय में राग थोड़ी सी सुर लगाए जाते हैं। यू मीन टू से अगर सुबह ये राग में कोई गाना या लगाया जाए तो वो ज्यादा पसंदीदा आएगा, क्योंकि मौसम के अनुसार राग अगर चलेगी, प्रकृति के अनुसार अगर राग चलेगी तो दोनों का जो मिक्सर बनेगा वो मन को सुकून देता है। बहुत अच्छा बोला आपने। अभी आपने प्रातःकालीन राग के बारे में तो हमने बताया कि राग तोड़ी व ललित ये दिन के पहले प्रहर यानी कि प्रातःकालीन में गाई जाती है, सुबह के। अभी दूसरा सवाल है, वृंदावन सारंग ये राग है, दिन के किस प्रहर में गाए या बजाए जाने वाला राग है? वृंदावन सारंग, ये नाम कैसे पड़ा इनका वृंदावन सारंग? ये नाम तो जो भी इनको बनाने वाले हैं उनके नाम पर शायद आधारित होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। ओके। संध्याकालीन गाए बजाए जाने वाले कौन से राग हैं? राग धनिया, धनश्री, मारवा, पुरिया, धनाश्री, मारवा और मधुवंशी। राग यमन किस बेला में गाया बजाया जाता है? तो अभी तक हमने दोस्तों, देखने वाले हमारे प्यारे भाई और बहनों, राग तोड़ी व ललित
प्रातःकालीन में का राग है। वृंदावनी सारंग के बारे में जानकारी दी, जो दोपहर में गाया बजाया जाता है। संध्याकालीन राग में पुरियाधनाश्री, मारमा और मधुवंशी। और यमन, राग यमन रात्रिकालीन का याग है। ये सवाल शायद हमने पूछा नहीं आपसे। राग यमन किस बेला में गाया बजाया जाता है? रात्रि में। ओके। एक और राग है राग केदार, वह बिहार, ये भी रात्रिकालीन में गाया जाता है। ये बजाया भी जाता है और गाया भी जाता है। मध्य रात्रि में गाए बजाए जाने वाले कौन से राग हैं? मध्य रात्रि में वर्षा ऋतु के दौरान गाए बजाने वाले राग का नाम बताइए। वर्षा ऋतु हमने पूछा, आपने वसंत ऋतु का जवाब दिया है। आप सवाल को प्लीज पूरा सुनिए और जवाब दीजिए। वसंत ऋतु में गाए जाने वाला वसंत विहार और वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग मल्हार। और ये राग क्या होती है, कभी आप हमको बजा कर बता सकते हैं? अलग से बैठना पड़ेगा। ठीक है, हमको सिर्फ हमारी ऑडियंस को एक सैंपल बताना था कि राग कैसे होती है, क्या बजती है। और वो दोपहर की राग है, सुबह की राग है, प्रातःकालीन, एक ऐसे राग का सैंपल हमें बजाना था। एनीवे, भारतीय संगीत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? भाई बहनों, जो भी आंसर हमने दिए हैं, ये एक किताब है भारत को जानो, हम उसके एक्सपर्ट नहीं है। एंड हम डिस्क्लेमर भी देते हैं कि जो भी जानकारी दी जा रही है यहाँ पे, कहीं पर भी आप उसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार फिर से वेरीफाई करें, चेक करें और जाने, एंड देन इसको आगे प्रोसीड करें। हम उसके लिए किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। भारत को जानो इज द पब्लिकेशन ऑफ ऑथेंटिकेटेड and most liked and wanted publication of Bharat Vikas Parishad, and that is the theme of this program also, कि हम भारत को जानो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बुक से आपके सामने आंसर भी है। तो लास्ट सवाल पूछा था, भारतीय संगीत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? तो 4 तरह के। कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं वो 4 तरह के? तार वाद्य, अवनाद यानी नाद जो साउंड होता है उसका अवनाद वाद्य, वाद्य और सुशील वाद्य। एक बार थोड़ा जोर से आप बोलेंगे तो हमारे। तार वाद्य, ओके, अवनाद वाद्य, ओके, गण वाद्य, सुशील वाद्य। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल की एक्स्ट्रा आपके पास जानकारी है, बहुत अच्छी है। भारतीय संगीत में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र का नाम आपने खुद नहीं बता दिया। नेक्स्ट सवाल था ये वैसे हमारा। आपने पूछा कौन कौन से होते हैं? हाँ, ओके, ये सवाल माइती में बताया मैंने। सितार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तार वाद्य, सितार में तार होता है, इसके लिए तार बोलते हैं। तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनाद वाद्य। अवनाद में क्या होता है? नाद, इसमें साउंड आता है, सब बजाते हैं तो एक आवाज निकलती है। और तार वाद्य में तार का साउंड होता है। और शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? शहनाई आई थिंक धन वाद्य होगा। सुशील। सुशील वाद्य। मृदंगम? ये धन वाद्य नहीं, अवनाद है। हाँ, अच्छा, हाँ सॉरी, अवनाद। आप सुनिए आंसर को पूरा। जल तरंग या काष्ठ तरंग, ये क्या होती है जल तरंग? जल तरंग ऐसे किस से बजाई जाती है? जल में जैसे अपन पानी की लहरों को भी ऐसे करेंगे तो उससे तो साउंड निकलता है। तो उसी से कनेक्ट करें। सरोद किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सरोद नहीं, ये तार वाद्य है सरोद। मजीरा? मजीरा मजीरा आएगा इसमें।
और भारतीय आचार्यों ने संगीत को कौन सी संज्ञा दी है? संगीत को भारतीय आचार्य ने पंचम वेद की संज्ञा दी। हाँ, पंचम वेद या गंधर्व वेद। मतलब संगीत को कितनी इज्जत दी है। हाँ हाँ, अच्छा ये मतलब। वेद के इंस्ट्रूमेंट को काम दिया है। ओके। और वेद हमारे सबसे पुराने शास्त्र हैं। वेदों से ही महाभारत और गीता ये सब होती है। वैसे तो 4 वेद होते हैं, लेकिन पंचम वेद की संज्ञा दी है। संगीत को दी है। ओके। संगीत का सप्तक महोत्सव किस शहर में होता है? सप्तक मतलब 7 दिन का महोत्सव किस शहर में? चेन्नई। कहाँ पे? तमिलनाडु में। भारतीय संगीत में ध्रुपद क्या है? एक तरह की शैली है, प्राचीन गायन शैली है। ध्रुपद का मतलब क्या है? पर ये ध्रुव तारा से भी ध्रुपद बना है। ध्रुव तारा एक अकेला होता है, मतलब स्टेबल होता है, होता है। जैसे स्थायी भी बोल सकते हैं, स्थायी मतलब स्थिर होता है, अपना बदलता रहता है। ये कुछ सवाल आज हमने ललित कलाओं के रूप में आपके सामने शॉर्ट एंड स्वीट वे में प्रस्तुत किए। कुछ और सवाल मैं 2-3 सवाल, कुछ समय है हमारे पास तो 2-3 सवाल मैं और कर लेता हूँ। महाराष्ट्र में कौन सी नृत्य शैली या गायन शैली ज्यादा पॉपुलर है? तो कोंकण नृत्य, कोंकण ओके। नृत्य या कोई नृत्य कर सकते हो, कोई डांस होता है महाराष्ट्र में। गायन तो जो बताया था मैंने, गायन का कोई बात नहीं, हम रिसर्च करेंगे कुछ चीजें। बिकॉज दिस सेशन ऑफ भारत को जानो भारत को दर्शन, अगर हम सुनने वाले यूट्यूब चैनल को देखने वाले में से किसी को कोई जानकारी हो तो शेयर कर सकता है हमारे चैनल में कमेंट देकर। एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा जो आई थिंक मैंने तो नोटिस किया है, आप लोगों ने किया भी किया। विजया मेहता, अरविंद देश पांडे, श्री राम लागू, अमोल पालेकर, इनके नाम सबने सुने होंगे। अमोल पालेकर फिल्मों में भी आए हैं, श्री राम लागू फिल्मों में भी आए हैं, अरविंद देश पांडे और विजय मेहता भी, और स्टेज आर्टिस्ट भी हैं ये। क्वेश्चन ये है हमारा कि ये किस भाषा के रंग कर्मी हैं? किस भाषा के रंग कर्मी? यानी मराठी भाषा आपकी सही है, क्योंकि श्री राम लागू, अमोल पालेकर, देश पांडे जी और विजय मेहता जी ज्यादातर इन्होंने मराठी भाषा में अपने नाट्य और अलग अलग प्रेजेंटेशन दिए हैं। ऑफकोर्स फिल्मों के हिसाब से इनका अलग रहा है, लेकिन रंगकर्मी यानी कि नाट्य शास्त्र के अनुसार स्टेज के ऊपर इनका प्रेजेंटेशन मराठी में रहा। तो दोस्तों, भारत विकास परिषद स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत के निर्माण में लगा है, और संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, ये हमारे पंचसूत्र 1963 से ये संस्था ड्यूली रजिस्टर्ड स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर आगे बढ़ती हुई प्रबुद्ध लोगों का, नागरिकों का ये संगठन है। और राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, भारत को जानो, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, बाल, युवा एवं परिवार संस्कार शिविर, प्रौढ़ साधना, गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस, ऐसे संस्कार प्रकल्प समय समय पर ऑल इंडिया लेवल पर करती आई है। इसी तरह से सेवा प्रकल्प में खास तौर पर दिव्यांग सहायता एवं पुनर्वास योजना
ग्राम बस्ती विकास योजना, समग्र ग्राम विकास योजना, वनवासी सहायता योजना, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामूहिक सरल व आपदा राहत कार्य। भाई और बहनों, लगातार भारत विकास परिषद अपनी 75,000 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स की संख्या और 1400 से ज्यादा ब्रांचेस के माध्यम से हर एक स्टेट और हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ भारत के अंदर जुड़ा हुआ है। आप में से सुनने वालों में से अगर कोई हमारे इन वैल्यूज और एथिक्स में अगर आप चाहते हैं कि शामिल होना चाहते हैं तो वेलकम। आप फीडबैक दे सकते हैं www.bvpindia.com पर, और उस फीडबैक के माध्यम से रेस्पेक्टिव हमारे प्रांत यानी कि जिस स्टेट में कंसर्न आप रहते हैं वहाँ आपको संपर्क किया जा सकता है और आप मेंबरशिप के लिए हम इन्वाइट कर सकते हैं। मेंबरशिप के लिए कंडीशन आप वेबसाइट पर अच्छे रखते हो ढंग से देखें। एक बहुत ही अच्छी संस्था, मैं खुद इस संस्था से लगातार 5-6 साल से जुड़ा हूँ। प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। नाइट फैमिली ऑर्गेनाइजेशन करें। तो आज हम इस एपिसोड के बाद 11वें एपिसोड के लिए कल हम 9 बजे फिर से मिलेंगे, और कल का जो विषय होगा वो भी हम आपको आज ही अनाउंस कर सकते हैं। हम लेना चाह रहे हैं एक ऐसा विषय जो सबको प्रिय भी हो और लोकप्रिय भी हो और इंटरेस्ट का भी हो। राजनीति एवं संविधान। आजकल हर कोई आदमी राजनीतिक चर्चा में लगा हुआ है, और संविधान तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है जानना, कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आपके एज सिटीजन क्या राइट्स है क्या नहीं है, और इंटरप्रिटेशन क्या है आपके राइट्स के, आपकी ड्यूटीज क्या है, भारत के संविधान में क्या बातें लिखी हुई है और किसने लिखी है, कौन सी बुक्स है, इनके बारे में हम कुछ जानकारी कर देंगे। और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। सभी भाइयों बहनों, देखने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, सबको अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। ये राम लक्ष्मण मोलक मुंबई। धन्यवाद।